नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इज़राइल चुन-चुन करके हमास के आतंकियों और उनके ठिकानों को निशाना बना रहा है। दैट इज़ ग्रेट। गाज़ा पट्टी में मौजूद अब तक 33 मस्जिदों को इज़राइल में ज़मींदोज़ कर दिया है। हमास के आतंकी इन्हें लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इस तरह अल-शिफ़ा अस्पताल का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। तबाही का आलम ये है कि वहाँ लाशों के ढेर लग रहे हैं। जंग में किसी का फ़ायदा तो होता नहीं है, लेकिन कुछ शैतान ऐसे हैं, जो इसमें अपना फ़ायदा तलाश रहे हैं और वो शैतान है हमास। एक और बात, बाइडेन ने हमास के हमले के पीछे इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप के इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक अहम वजह बताया है और इस कॉरिडोर की घोषणा ऑब्वियसली जी20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। हालाँकि बाइडेन ने ये भी कहा है कि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है, यानी कि हमास ऐसा कह रहा है, ऐसा कोई सबूत नहीं है। दूसरे, भारत के 8 एक्स नेवल ऑफिसर्स को दोहा की एक अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है। इसे लेकर के भारत हैरान भी है और उन अफसरों के बचाव के लिए क्या ऑप्शन है, इस पे भी विचार चल रहा है, लेकिन सब कुछ दुखी करने वाला है। इसी पे आज बात करते हैं। मेरे साथ आज बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, जो इस चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा जी, मैं उनको जोड़ लेती हूँ। मिर्ज़ा जी, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। सर, ये क्या चल रहा है? इज़राइल और फ़लस्तीन की लड़ाई में कितना नुकसान हो रहा है? दुखद ये है कि हमास को इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का डिसीज़न है, शायद से वो उसको सही नहीं लग रहा। ये इसलिए भी मैं अपनी चर्चा में शामिल कर रही हूँ क्योंकि 2 बार जो बाइडेन इसको अंडरलाइन कर चुके हैं, कह चुके हैं कि शायद इसीलिए जंग छिड़ी हुई है। सर, आपका क्या मानना है इस बारे में? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया अपने शो में और बड़े महत्वपूर्ण सवालात आपने रखे हैं। जी। देखें, मैंने 8 अक्टूबर को 7 को ये हमला हुआ था, तो 7 को मैंने बैठ के आर्टिकल लिखा, 8 को ये आर्टिकल मेरा छप गया। उसमें मैंने यही लिखा है कि ये जो हमास से हमला हुआ है, ये हमला करवाया गया है ईरान की तरफ से और इसकी बैक पे चाइना भी मौजूद है। और जी। ये इमीडिएट रिएक्शन है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिसने गुजरात और मुंबई की पोर्ट से सऊदी अरेबिया तक और फिर सऊदी अरेबिया से लैंड रूट के जरिए जॉर्डन और आगे इसराइल की जो पोर्ट है हाइफा, वहां तक जाना था। और उसमें मैंने एग्जांपल्स दी हैं कि 6 अक्टूबर को मॉस्को में एक बहुत अहम बैठक हुई थी, जिसमें कैस्पियन सी के साथ जो ममालिक हैं उनको मिला करके रूस एक इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू करने जा रहा था। और इसी तरह से ईरान जो है वो ग्रीन कॉरिडोर के नाम से एक अपना कॉरिडोर शुरू करने जा रहा है। इसी तरह से टर्की जो है वो इराक को के जरिए अपना एक इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू करने जा रहा है। और ईरान और तुर्की और रूस के दरमियान ये बात हो रही थी कि क्या ये जो रूस प्रपोज कर रहा है कॉरिडोर कैस्पियन सी के ममालिक के साथ जो फिर जाएगा सेंट्रल एशिया तक, इसमें उनको भी हिस्सा दिया जाए या वो अपना अपना अलग-अलग कॉरिडोर के लिए जो है वो कोशिश करें। तो ये तो मोदी साहब की एक बात बड़ी मशहूर है कि वो कुछ करने से पहले बोलते नहीं है, बताते नहीं है। अब किसी के जी। वहमो गुमान में भी नहीं था कि G20 के ऊपर जो है वो इतना बड़ा जो है एग्रीमेंट हो जाएगा इन मुल्कों के दरमियान। और फिर चाइना जो है उसका प्राइम प्रेसिडेंट जो था शी जिनपिंग, वो भी नहीं आया था, प्यूटिन भी नहीं आया था। तो ये ख्याल किया जा रहा था कि ये गुफ्तन नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होगा, बैठेंगे, बातचीत होगी एक रवायती तरीके से और फिर ये G20 का सेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन इस G20 के सेशन ने तो चमत्कार कर दिया है इतना बड़ा। तो ये डेफिनेटली ये जो जंग छिड़ी है, ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को सैबोटाज करने के लिए छिड़ी। लेकिन आप देखें, जब तक हमें इतिहास का पता नहीं होगा, हमें अपने आज की समझ नहीं आएगी।
और आज को समझना इसलिए भी जरूरी है कि हमने कल कहाँ जाना है, किस रास्ते का चुनाव करना है, वो हम नहीं कर पाते जब तक हमें अपने आज के सही मानों में इदराक ना हो। अब हमास और इस जैसी जितनी भी जिहादी तंजीमें हैं, वो पाकिस्तान, ईरान और दूसरे जो देश हैं जैसे अफगानिस्तान है, इनकी प्रॉक्सीज हैं। ये तमाम इस्लामी जिहादी तंजीमें इनकी प्रॉक्सीज हैं। जी, आखिर कहीं ना कहीं से पैसा आता है तो ये तंजीमें चलती। और मैं और ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आप देख लें कि ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हुए इराक और शाम में अमेरिका के वो जो कैंप्स हैं उनके ऊपर हमले किए, जिसके बाद 900 पैरा ट्रूपर्स जो है वो अमेरिका ने भेजे हैं इसराइल, जो वहां से अब आगे डिप्लॉय होंगे। दो उनके जो जंगी बेड़े हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं मेडिटेरेनियन में। चाइना के भी जो है वो जहाज, बहरी जहाज पहुंच चुके हैं। हर तरफ एक जंग का समान पैदा हो गया। और इसका फायदा किसको हो रहा है? आपने फायदे और नुकसान की भी बात की। देखें, जी, इसमें फायदा हो रहा है वेपन इंडस्ट्री को। और आप देखें कि जैसे जंग शुरू होती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने इंटराज के साथ इसराइल पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि जो आयरन डोम के 2 सिस्टम इसराइल से उन्होंने खरीदे थे वो उनको वापस भेज रहे हैं, ताकि इसराइल को प्रोटेक्शन ज्यादा हो, क्योंकि हमास जो हजारों की तादाद में डेली रॉकेट मार रहा है। फ्रांस के जो हैं वो पहुंचे वहाँ इसराइल। उन्होंने अपने जेट तैयारे और इनका सौदा किया। ब्रितानिया से ऋषि सुनाक पहुंचे, उन्होंने जो है वो अपने असला के कॉन्ट्रैक्ट्स किए वहाँ। तो असला साल सनत को इसमें फायदा है, नुकसान अवाम का हो रहा है। अब जो लोग मर रहे हैं, फलस्तीन के लोग जिनको फलस्तीनी कहा जाता है, हुँ, गाजा में, पहली बात तो ये कि उसमें जो अक्सर जो मौतें हो रही हैं, मेजॉरिटी, वो तो हमास और इस्लामिक जहाद के अपने रॉकेटों की वजह से हो रही है, जो डिफॉल्टी हैं और वो उधर ही गिर जाते हैं, थोड़ा सा उड़ान लेके हुँ, हुँ, गाजा में ही हुँ, गिर जाते हैं। दूसरा जो है ये अदाद शुमार जो आ रहे हैं, इनकी इनकी क्या अथेंटिसिटी है? ये तो हमास की हेल्थ अथॉरिटी दे रही है। और फिर जो बाइडन ने भी कह दिया है कि जो हॉस्पिटल पर हमला हुआ है वो हमला इसराइल ने नहीं किया। और अगर इसराइल को ऐसा हमला करता है तो वो फौरन कहते हैं कि हमारा मिसाइल गलती से किसी रेजिडेंशियल एरिया पे गिर गया या हॉस्पिटल पे गिर गया। और ये जो है क्या नाम है इसका, हमास, इन्होंने अस्पतालों में, बाजारों में, दुकानों में टनल्स की एंट्रेंस रखी हुई है, नेटवर्क रखे हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, फिर जी, आप ज़रूर, अगला सवाल ज़रूर। कीजिए। जी। मैं 1978 में गया था चाइना एज अ स्टूडेंट। यंग था, जेल से निकला था पाकिस्तान की, तो हुँ, हुँ। एग्जाइल में मैं चाइना चला गया। तो जैसे इंडिया के स्टूडेंट्स बहुत सारे उस जमाने में सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात अच्छे थे तो रूस जाते थे, हमारे ताल्लुकात सरकारों के चीन के साथ थे, तो हम चीन चले गए। जब मैं बीजिंग में था तो उस वक्त हमें चाइनीज ने शहर का टूर करवाया, बीजिंग का। और एक बाजार था, वांगफू चिन उसका नाम अभी तक मुझे याद है। वांगफू चिन हमें लेके गए, वहां हम एक कपड़े की दुकान में चले गए। तो कपड़े की दुकान में जहां पे वो काउंटर लगा हुआ था, उस काउंटर के पीछे जो है, जहां सेल्स पर्सन खड़े होते हैं, वहां पे उन्होंने ऐसे करके उठाया और नीचे सीढ़ियां थी। तो हम सीढ़ियों में चले गए और नीचे आप यकीन करें पूरा शहर आबाद था टनल्स का। उन्होंने ओह! हमें बताया कि उन्होंने बैरूनी हमले से बचाव के लिए ये टनल्स खोदी हैं। इन टनल्स में ट्रक जो है, सिंगल फाइल में, ट्रक फाइल में ट्रक भी जा सकते हैं। अंदर उन्होंने कमरे बनाए हुए थे, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था वो। और हुँ, हुँ। उन्होंने बताया कि अगर इसके ऊपर एटम बम भी गिर जाए ना, तो जरा सा क्रैक पड़ेगा लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा, ये इतनी सेफ है। तो ये हमास की टनल्स जो है, इसकी इंजीनियरिंग की जो सीख है, वो हुँ, इन्होंने हुँ। चाइना से ली है। और मैं ओह! चैलेंज करता हूँ इस चीज कि ये इनको चाइना ने ये सीख दी है कि टनल्स अंडरग्राउंड कैसे बनानी है। हुँ, ऐसी हुँ। टनल जिसके अंदर फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जिसके अंदर ओह! रॉकेट बनाने के कारखाने लगे हुए हैं,
जिसके अंदर ओह! उन्होंने अस्पताल बनाए हुए हैं, जिसके अंदर ये हुँ, गाड़ियां चलती हैं बकायदा। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये इजराइल का इसमें कोई कसूर नहीं है। इसमें अगर कसूर है किसी का, तो वो ईरान का, चाइना का और उनकी प्रॉक्सी हमास का है। और वो आज नहीं तो कल उनको, दुनिया को इसका जवाब देना पड़ेगा। जी। अ, मोदी जी पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। बिल्कुल। आपको भी पता है उन्होंने जी20 में भी यही बात कही थी और इनफैक्ट आप देखिए इज़राइल है, फ़लस्तीन है, दोनों को मदद भारत से लगातार जा रही है। बिल्कुल। लेकिन विश्व फ्रंट पर इसे क्या सोचा नहीं जा रहा? क्या कहते हैं आप? किस चीज को सोचा नहीं जा रहा? जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, उसको लेकर के देखिए, हो क्या रहा है, इस समय जो हमास है, उसके साथ मुस्लिम कंट्रीज़ सारी खड़ी हो गई हैं। 2 हिस्सों में दुनिया बटी हुई है, आप भी जान रहे हैं। लेकिन भारत दोनों ही पक्षों को बराबर सपोर्ट कर रहा है, इज़राइल को भी कर रहा है। इज़राइल को भी हमारे यहाँ से रसद और तमाम तरह की मदद गई है। एक विरोध है तो हमास का है चूँकि वो एक आतंकवादी संगठन है, जी, राइट? जी। अब इसको जो इंटरनेशनल फ्रंट पे क्यों नहीं सोचा जा रहा? मेरा ये सवाल है आपसे। देखिए, बात ये है कि दुनिया आज से तो नहीं बटी ना, दुनिया तो हमेशा से ही तकसीम रही है। जब से जो फ्री कंपटीशन मार्केट इकोनॉमी जो जी। है, वो जब से वो डेवलप हुई है रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी में, और मंडियों की तकसीम हुई, नेशन स्टेट्स बनी 18वीं 19वीं सदी में, उस वक्त से ये मंडियों का झगड़ा चल रहा है, जिसकी बेसिस के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, और फिर बीच में भी जो जंगें चलती रहीं। अफ्रीका के अंदर ये लोग एक दूसरे से अफ्रीका में जाकर लड़ते रहे, अमेरिका और रूस। हुँ, अफगानिस्तान में भी ये लड़ाई थी इकोनॉमिक कॉरिडोर की सारी। तो ये तो सरमायादारी निज़ाम का ख़ासा है कि मंडियों तक रसाई जो है, इसके रास्तों के ऊपर जो कब्ज़ा होता है, वो किया जाता है। अब जो मुसलमान थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो इस्लाम फैला स्पेन तक, तो वो क्या स्पेन में कोई हॉलिडे करने के लिए तो इस्लाम नहीं फैलाया गया। वो भी मक्का मदीना से लेके वाया टर्की पूरा स्पेन तक का जो मंडियों का रास्ता है, उसके ऊपर कब्जे के लिए ये हमले किए गए और जी। इस्लाम फैला। तो हुँ, मोटा-मोटा तो यही है कि इस वक़्त हम भी यही चाहते हैं कि नंबर 1 ये जंग बंद होनी चाहिए, और ये जंग बंद करने में हमास जो है उसको पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमास के पास 200 से ज़्यादा तो हॉस्टेजेस हैं। और दूसरा, हाँ। हमास बाज नहीं आ रहा असला के इस्तेमाल से, और रॉकेट डेली बेसिस पे वो फेंक रहे हैं जी। इजराइल पे। तो बिला वजह फेंक रहे हैं ना। हुँ, हुँ। हमास के ऊपर तो इजराइल ने हमला नहीं किया ना, हमास का कोई लीडर जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में इन्होंने मरवाया है। ये तो हुँ, अच्छे हुँ। भले फेस्टिवल इधर हो रहा है, उधर सबात का दिन मनाया जा रहा है, हैप्पी हैप्पी सारे जनाब इंजॉय कर रहे हैं, और सरकारें भी खुश हो रही हैं कि जनाब मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है इंडिया के साथ। और फिर आप वहां से आते हैं, 1500 हुँ, सिविलियंस को आप कत्ल कर देते हैं। जी। तो ये तो इस वक्त कतर है। अब देखें, कतर डबल गेम खेल रहा है। कतर कतर उधर से ये भी कह रहा है कि हम होस्टेज छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 4 तो होस्टेज छुड़वाए हैं उन्होंने 200 में से। और दूसरी तरफ जो है वो डबल गेम कर रहा है। हमास की जितनी आला लीडरशिप है वो सारी दोहा में बैठी, कतर में बैठी हुई है। जी। ठीक है ना? तो आप एक तरफ आतंकवादियों के लीडरों को वहां पनाह भी देते हैं, रखते भी हैं, प्रोटोकॉल भी देते हैं। दूसरी तरफ जो है आप ये करते हैं, और फिर आप देखें कि जो इंडिया के 8 लोगों को सजाए मौत दी है, वो कोई फौजी तो नहीं है, वो कोई सरकारी अफसर तो नहीं है, वो तो बेचारे मजदूर, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे। पकड़ के उनको कर दिया है, और ऐसे मौके पर उनको सजाए मौत दी जब इंडिया का बिल्कुल न्यूट्रल स्टांस है। जब इंडिया ने पहले दिन, सबसे पहला मुल्क इंडिया था जिसने 7 अक्टूबर को यह ऐलान किया कि वी स्टैंड विद इजराइल। अभी जी। अमेरिका का भी नहीं आया था, ना बर्तानिया का, ना किसी और का। सबसे पहले जो है वो लोग कंडेम कर रहे थे
कि जी, ये बहुत बुरा हुआ जो भी हमास ने किया ये, लेकिन इंडिया ने कहा नो, वी स्टैंड विद इट बिकॉज वी नो व्हाट टेररिज्म इज, बिकॉज वी हैव सफर एंड स्टिल सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेटेड टेररिज्म। जी। वो एक अच्छा था। वो आज अब आप देखें, कल जो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन पास करवाया है इन्होंने हुँ, हुँ। सीज फायर के लिए, उसमें सिर्फ 120 मुल्कों ने वोट दिया है। हुँ, हुँ। तकरीबन 50 मुल्कों ने तो एब्सटेन किया है, 14 मुल्कों ने उसके खिलाफ वोट दिया है। तो दुनिया बढ़ चुकी है, और ये अब जब तक हमास की सफाई नहीं होती इस दहशतगर्द ग्रुप की, जिसने ना सिर्फ गाजा में 2007 से आज तक इलेक्शन नहीं कराए, जी, बल्कि जिसकी वजह से फलस्तीनियों को ना रोटी मिल रही है, ना सही पानी मिल रहा है, गुर्बत में वो रह रहे हैं। और हमास को यूनाइटेड नेशन से लेके कतर, सऊदी अरब, कौन सा मुल्क है इस्लामी मुल्क जो हमास को माली इमदाद नहीं देता, इंक्लूडिंग ईरान। ईरान तो हुँ, मिलिट्री हुँ। ट्रेनिंग भी देता है। पाकिस्तान हमास के कमांडोज को ट्रेनिंग देता है एबटाबाद में। एक जी, साल का वो वहां जाके कोर्स करते हैं, जिसमें उनको सारा जी। कॉम्बैट सिखाई जाती है। तो ये दो मुख्तलिफ किस्म की, समझ लें, मानसिकताओं की लड़ाई है। दो मुख्तलिफ किस्म की सिविलाइजेशन की लड़ाई है, और ये एक या दूसरे की फतह से पहले खत्म नहीं होनी चाहिए, ना होगी। जी। आपने जो बीच में 2 सवाल उठाए 8 भारतीय नेवी अफ़सरों की, दूसरा यूएन की, उस पे भी डिटेल में बात करते हैं। लेकिन सर एक सवाल और भी है कि इधर ये भी सुर उठ रहे हैं कि मतलब इशारा मिल रहा है कि हमास और आईएसआई दोनों भाई-भाई हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन इसका नुकसान भारत क्यों उठाए? भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा है ना। लड़ाई वहाँ हो रही है, नुकसान हम उठा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा हमारे 8 भारतीय नेवी अफ़सरों को फांसी की अ, सज़ा अचानक से इस समय मतलब आप टाइमिंग देखिए। वो इंडिया को बैकफुट पे करने के लिए, क्योंकि इंडिया ने इसराइल की जो हमायत की है, इंडिया सच के साथ खड़ा हुआ है, तो सच की फिर बोलने की सजा भी होती है। आपको पता है, सुकरात ने सच बोला था तो जहर का प्याला पीना पड़ा। गैलीलियो ने सच बोला तो उसको भी मरना पड़ा। तो सच बोलने की बड़ी सजा है। हमने सच बोला है, हम अपने मुल्क में वापस कश्मीर में नहीं जा सकते। सच बोलना है तो फिर सच बोलने की सजा भी मिलती है। लेकिन भारत का जो है, भारत लेकिन के सर बगैर दुनिया यहाँ चल नहीं यहाँ सकती। यहाँ तो मोदी बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी, वो सच भी बोलेंगे और दुनिया को मजबूर भी करेंगे कि वो सच बोले। नहीं, आप तो दुनिया जानते ही को हैं। सच का पता है, दुनिया को सच जी, का पता है। देखें, जी। ये जो लड़ाई हुई है शुरू, ये अब किसी मंतकी अंजाम पर पहुंचने से पहले खत्म नहीं होगी। और वो मंतकी अंजाम ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट से, खास तौर पर सबसे पहले तो गाजा से, हुँ, हुँ। हमास का मुकम्मल सफाया, हुँ, मुकम्मल हुँ। सफाया। ना सिर्फ उनके टेररिस्ट नेटवर्क जो अंडरग्राउंड टनल्स और ये और वो है, और उनके जी, जो असला साज फैक्ट्रियां, उनका खात्मा, बल्कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन इसका खात्मा। जी, और उसमें इंडिया सिर्फ इसराइल के साथ नहीं है, हम भी इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आतंकवाद है, इसको खत्म होना चाहिए। देखें ना, पूरे मिडिल ईस्ट में एक ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वो इसराइल है, जी। जहां हर एक को हर किस्म के राइट्स हैं, हुँ, और जेंडर इक्वालिटी के राइट्स भी मौजूद हैं, एलजीबीटी हुँ, राइट्स भी हैं, इलेक्शन भी होते हैं, वोटिंग भी होती है, सारा सिस्टम है। और उससे ये हमेशा खौफजदा रही हैं, मिडिल हुँ, ईस्ट हुँ। की जो बादशाहतें हैं या टोटलिटेरियन रिजीम्स जी, हैं। और पहले जी, दिन जी। से वो चाहते हैं कि ये जो एक डेमोक्रेसी का एक जजीरा है मिडिल ईस्ट में, इसको जो है वो डुबो दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया को पता है सच क्या और झूठ क्या है। जी। कतर में जो हम बात कर रहे हैं, हमासियों के रिश्तेदार ही हैं ये लोग, कतर हाँ, वाले जो ज़ाहिर है। लोग हैं। और बिल्कुल, अचानक से जो देखिए 8 भारतीय वो नेवी अफ़सर जो वहाँ उन्हीं के लोगों को एजुकेट करने के लिए गए हुए थे, उनकी ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। बिल्कुल। मतलब ये चल तो रहा ही था लेकिन अब अचानक से उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है। इसका देखिए ना, वही टाइमिंग मैं कह देखिए रहा हूँ ना कि वो इस जो 8 लोगों को फांसी की सजा दी है, वो तो अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं वहां। वो तो एक जी, टास्क है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। देखिए ना, जी, एक टीचर है, वो भी मेहनत मजदूरी करता है, एक फैक्ट्री वर्कर है, वो भी मेहनत मजदूरी करता है। जी। तो ये तो हमारे जो नेवल के ऑफिसर्स हैं, ये तो अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनको वहां भेजा गया।
एक टास्क हुँ, देके कि भाई अब आपने यहाँ इतनी ट्रेनिंग देनी है, तनख्वाह हुँ, उनको मिल रही है, ट्रेनिंग वो दे रहे हैं और उसका फ़ायदा जो है वो कतर की सरकार उठा रही है और हुँ, अब उनको हुँ। गिरफ्तार करके उनके ऊपर ये चलाना, तो ये इसकी बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी कतर को। पहले भी जी, आपको पता है कि कतर के साथ सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात कितने साल खराब रहे, बंद रहे, अल हुँ, जज़ीरा हुँ। टीवी की वजह से। तो अब जी, आपने जो झूठ सुनना है, आप अल जज़ीरा टीवी लगा लें और आप झूठ सुनते जाएँ उनके चैनल पे। वो जी, तो जी। कुछ सच नहीं बोलते ना, वो तो एक ख़ास माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। जी। जी, जी। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी एक प्रस्ताव अपनाया गया जिसमें गाज़ा में आईडीएफ और हमास के बीच में मतलब संघर्ष विराम का आह्वान किया गया। भारत ने इसमें जो वोटिंग हुई उसमें हिस्सा नहीं लिया। इसकी वजह ये थी कि आतंकवादी हमले की कोई वहाँ निंदा नहीं की गई थी। देखें, अभी मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ कई ऐसे लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, उनसे मेरी बहस होती है, अगर मिल जाते हैं, तो मैं पूछता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, मैं गाज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है, मैं इसको कंडेम करता हूँ, नहीं मरने चाहिए सिविलियन। लेकिन पहले मुझे हुँ, आप हुँ। ये बताएँ कि हमास ने जो मारे हैं वहाँ पे, उसके जी। बारे में आप बताएँ। वो कहते हैं जी वो उन्होंने जो किया वो सही किया, वो जिहाद है, वो हुँ, आज़ादी की हुँ। लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने कहा आज़ादी की लड़ाई तो फ़ौज से लड़ी ज के खिलाफ लड़ी जाती है, सिविलियन को तो नहीं जी। मारा जाता। तो कहते हैं हुँ, ये हुँ। प्रोपेगेंडा है। वो हुँ, हुँ। बिल्कुल ही एक और माइंडसेट के लोग हैं भाई ये। जी, जी। ये इसीलिए, और यूनाइटेड नेशन क्या है भाई? मैं तो यूनाइटेड नेशन को एक कागज़ का बना हुआ इदारा समझता हूँ। मैं तो कितने अरसे से कह रहा हूँ कि एशिया और जो ग्लोबल साउथ है, जी। इसकी अलहदा से यूनाइटेड नेशन की तर्ज पर एक तंज़ीम होनी चाहिए जिसको इंडिया लीड करे और उसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली या जो है वो गुजरात या मुंबई या किसी बड़े शहर में उसका हेडक्वार्टर होना चाहिए। हुँ, हुँ। और अफ्रीका के ममालिक भी उसमें शामिल हों, हम अपना एक बनाएँ यूनाइटेड नेशन। जी। ये यूनाइटेड नेशन क्या है? आप देखें, बगैर जब श्रीलंका में तमिल का चल रहा था, टाइगर्स और ये और वो, तो किया ना सफाया है भारत की फौज ने। तो जी, भारत की जी। फौज को अब ऐसे ही चाहिए कि ये पीओजेके और पाकिस्तान के जो आतंक चल रहा है, वहां से जो आ रहा है, अभी फिर आप देखें कितनी फायरिंग हुई है सियालकोट जम्मू के बॉर्डर पे, सारी जी। रात फायरिंग होती रही है। तो जी, जी। ये इसको कैसे खत्म किया जाए? बस इसका सबक फिर इजराइल से सीखना चाहिए दूसरे मुल्कों को भी कि देयर शुड बी नो टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस एंड नो जी। कॉम्प्रोमाइज़, नो नेगोशिएशंस विद टेररिस्ट्स, फुल जी, जी। स्टॉप। सर, हमने इतनी बात की, लेकिन अब आप ये बताइए, आपका मैं एक एक्सपर्ट कमेंट चाह रही हूँ, इन सब चीज़ों का इलाज क्या है? मतलब आप काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल अफ़ेयर पे, क्या कहते हैं? देखें, इसका इलाज तो हो रहा है ना, सवाल ये है कि इस इलाज का में ये मरीज़ बेहतर होगा या ये मरीज़ फ़ारिग हो जाएगा। तो अब इलाज किस चीज़ का हो रहा है? और ये जो इलाज हो रहा है, ये आप यूँ समझ लें कि अ, सड़क पर एक एक्सीडेंट हो गया और बस टकरा गई किसी दरख्त से और बहुत सारे लोग अचानक ज़ख्मी हो गए, तो हॉस्पिटल हुँ। वाले भी तैयार नहीं थे कि इतनी सारी कैजुअल्टीज़ आ जाएँगी हुँ, हुँ। एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में अचानक। हुँ, वो हुँ। आ गईं, अब सब पहले शुरू में तो सब घबरा गए कि ये भी मरी इसका भी अब बारी-बारी सब ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं और हुँ, हुँ। वो अब ये तो फिर नंबर 1 तो सर्जन की जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, उसपे डिपेंड करता है कि वो मरीज़ को बचा लेगा या नहीं बचा लेगा। हुँ, हुँ। और दूसरा जो है वो ज़ख्मी की हालत पे भी। अब जी, देखें, जी। गाज़ा जो है ये एक ऐसा इलाका बन गया है जहाँ पे हमास जो है उस जैसा एक फ़नियर नाग जो है, हुँ, कई हुँ। मुँहों वाला, वो राक्षस पैदा हो गया है। इसका इलाज तो यही है जो इज़राइल कर रहा है। अब इज़राइल ने कहा है कि नॉर्थ गाज़ा के लोगों को कि आप लोग साउथ की तरफ चले जाएँ, अभी वो चले जाएँ तो बेहतर है। फिर उनका ये स्टेटमेंट आया था कि जो नहीं जाएगा, वो आर्टिकल भी मैंने लिखा है, आपको भेजा है मैंने, वीऑन पे छपा है वो। जी, इसमें जी। मैंने लिखा है कि भई वो इज़राइल कह रहा है कि जो नहीं जाएगा वो उसको हम टेररिस्ट का अकॉम्प्लिस तस्वर करेंगे। तो ठीक है, अगर जी। आप
समझते हैं कि हमास के साथ आपको रहना चाहिए, तो फिर आप हमास के साथ भुगतें नतीजा उसका, फिर आप ये कल को ये कंप्लेन ना करें। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि पूरे दुनिया को, पूरी वर्ष को अब इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें ये जो इस्लामिक रेडिकल जहाद का जो ये नासूर है, इसको वंस एंड फॉर ऑल टैकल करके आउट ऑफ द वे करना चाहिए, ताकि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है वो पूरी दुनिया उसका फायदा उठा सके। जैसे मोदी जी कहते हैं, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जी, तो वो वन फ्यूचर नहीं हो सकता जब तक फैमिली के अंदर जो शरीके आ गए हैं, जो दुश्मन आ गए हैं, उनको फैमिली से बाहर ना निकालें। डिस्प्यूट्स। ये है। अब देखिए नरेंद्र मोदी डे 1 से कह रहे हैं कि आतंकवाद की परिभाषा तय की जाए। कोई अच्छा-बुरा आतंकवाद कुछ नहीं। 2 दिन पहले की बात है, लास्ट 2 डेज़ बैक लास्ट, वहाँ पर एक बंदा आता है, उसने फ़िल्मी स्टाइल में एकदम से गोलियाँ चला दी और कितने सारे लोग हताहत हो गए, कुछ लोगों की उसमें डेथ भी हुई। अब जब अपने यहाँ उनके यहाँ आतंकवाद का कोई अटैक होता है, तो वो आतंकवाद है। जब हमारे यहाँ पार्लियामेंट पे कोई अटैक होता है, तो उस दे डोंट कंसर्न फॉर दैट। देखिए, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि जी, एक घर में अगर एक हस्बैंड एक वाइफ को थप्पड़ मारता है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस है, हुँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो हस्बैंड अपनी वाइफ को या अपनी बेटी को डंडे से मारता है और उसकी हड्डियां तोड़ देता है, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। अब अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हस्बैंड जिसने अपनी वाइफ का, या भाई जिसने अपनी बहन की डंडे से मार मार के हड्डियां तोड़ दी हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस है, और बीवी को अगर थप्पड़ मार दिया है तो कोई बात नहीं, चलता है भाई, जी, जी। तो फिर मैं आप इंसाफ नहीं कर रहे ना। फिर डोमेस्टिक वायलेंस इज डोमेस्टिक वायलेंस, जी, जी, बिल्कुल दैट इज़ देयर और इट शुड बी हैंडल्ड अकॉर्डिंगली। ऑब्वियसली। तो इसी तरह से आतंक में कोई गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड हुँ, खमास, बैड हुँ। खमास, मॉडरेट खमास, ये कोई चीज नहीं होती। ये टेररिज्म इज टेररिज्म, एंड इट शुड बी डेल्ट विद अकॉर्डिंगली। क्रश टेररिज्म, क्रश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, crush their leadership, crush their organizations, and crush their infrastructure. सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल के लिए वक़्त देने के लिए और इतनी Thank अच्छी जानकारी देने के लिए। नमस्कार, थैंक यू, you. Namaskar. जय हिंद, Thank you. जय भारत। Jai Hind. Jai Jammu Kashmir.